छात्रों, हम आपके लिए आईएएस प्री सामान्य अध्ययन से क्लास लेकर आए हैं। प्रैक्टिस सेट है ये, 19वीं क्लास है ये। आईएएस की 19वीं क्लास है। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। और क्लास पर आगे बढ़ने से पहले ऐसे छात्र छात्राएं जो पहली बार आए हैं स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने। भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा है? जॉर्डन, इराक, लेबनान, सीरिया। फिर दिया है इसने, नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, 2 और 3, केवल 2 और 3, केवल 3 और 4, केवल 1, 3 और 4। देखिए, भूमध्य सागरीय या रूम सागर, भूमध्य सागरीय सागर या इसे बोल सकते हम रूम सागर। रूम सागर स्थल से घिरे हुए सागरों में सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे बड़ा है। सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे बड़ा है। यह दक्षिण में अफ्रीका, उत्तर में यूरोप एवं पूर्व में एशिया महाद्वीप से घिरा हुआ है। यह सागर जिब्राल्टर जलडमरू मध्य द्वारा अटलांटिक महासागर से तथा स्वेज नहर द्वारा लाल सागर से जुड़ा हुआ है तथा स्वेज नहर द्वारा लाल सागर से जुड़ा हुआ है। भूमध्य सागर के साथ सीमा बनाने वाले देश हैं अल्बानिया। कौन से हैं? देखो यहाँ लिखिए, अल्बानिया, अल्जीरिया, बोरेनिया और हर्षगोविना, क्रोएशिया, साइप्रस, मिस्र, फ्रांस, ग्रीक, इजराइल, इटली, लेबनान, सीरिया, ट्यूनीशिया और तुर्की। दोबारा से देखिए, अल्बानिया, अल्जीरिया, बोस्निया हर्जगोविना, क्रोएशिया, साइप्रस, मिस्र, फ्रांस, ग्रीक, इजराइल, इटली, लेबनान, लीबिया, माल्टा, मोरक्को, मोनाको, मोंटेनेग्रो, स्लोवेनिया, स्पेन, सीरिया, ट्यूनीशिया और तुर्की। तो इसमें कौन कौन सा है? देखो, जॉर्डन और इराक नहीं है इसमें, जो दे रखे हैं जॉर्डन इराक नहीं है, लेबनान और सीरिया दोनों हैं। 3 और 4, तो विकल्प कौन सा है? विकल्प सी करेक्ट आंसर हो गया इसका। ठीक है, समझ में आ गया ना? अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, सार्वभौम एवं संरचना सुविधा ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी एशिया में अवसंरचना के उन्नयन के लिए एशियन का उपक्रमण है, जो एशियाई विकास बैंक द्वारा दिए गए साख क्रेडिट से वित्तपोषित से नहीं, ये नहीं है। दूसरा, गैर सरकारी क्षेत्रक और संस्थागत निवेशकों की पूंजी का संग्रहण कर सकने के लिए विश्व बैंक का सहयोग है, जो जटिल अवसंरचना सरकारी गैर सरकारी भागीदारियों पीपीपीएस की तैयारी और संरचना निर्माण को सुनकर बनाता है। ये ठीक है, विकल्प भी इसका करेक्ट आंसर है। उभरते हुए बाजारों तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं को सक्षम बनाने के उद्देश्य से विश्व बैंक द्वारा सार्वभौमिक अवसंरचना सुविधा केंद्र स्थापित किया गया है। यह सरकारी निजी भागीदारियों तथा वाणिज्य व्यवहार्यता की सामर्थ्य वाली परियोजनाओं पर केंद्रित है। सितंबर 2014 में अंतर्राष्ट्रीय पुनः निर्माण और विकास बैंक ने अपने अभिशेष में से $15 मिलियन सार्वभौम
अवसंरचना सुविधा केंद्र में प्रारंभिक मूल पूंजी के रूप में अंतरित करने का अनुमोदन किया था। समझ में आ गया ना। अगला प्रश्न, और इसमें OECD के साथ कार्य करने वाले विश्व के प्रमुख बैंकों का सहयोग है जो उन अवसंरचना परियोजनाओं को विस्तारित करने पर केंद्रित हैं जिनमें गैर सरकारी विनिवेश संग्रहित करने की क्षमता है नहीं। और अगला है UNCTAD द्वारा वित्तपोषित उपक्रमण है जो विश्व में अवसंरचना के विकास को वित्तपोषित करने और सुंकर बनाने का प्रयास करता नहीं, ये भी नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? यह नीति आयोग का एक अंग है नहीं। वर्तमान में इसकी कॉर्पस रुपये 4 लाख करोड़ है नहीं। सही तो न तो एक है और न ही दो। विकल्प डी इसका करेक्ट आंसर। भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय निवेश एवं अवसंरचना निधि एक अंशदायी और नियत निवेश न्याय के रूप में पंजीकृत संस्था है। यह नीति आयोग का अंग नहीं है। इसकी कॉर्पस रुपये 40,000 करोड़ करना प्रस्तावित है, अतः व्यय 1 और 2 दोनों असत्य हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 देखो ध्यान से। इसमें क्या कह रहा है? जैव ऑक्सीजन मांग BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD की फुल फॉर्म होती है, क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD किसके लिए एक मानक मापदंड है? रक्त में ऑक्सीजन का स्तर मापने के लिए नहीं। वन पारिस्थितिकी तंत्रों में ऑक्सीजन स्तरों के अभिकलन के लिए नहीं। जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण के मापन के लिए बिल्कुल सही, करेक्ट है। विकल्प सी इसका सही आंसर है। उच्च तुंगता क्षेत्रों में ऑक्सीजन स्तरों के आकलन के लिए नहीं, ये भी नहीं है। इसका विकल्प सी करेक्ट आंसर है। देखिए, जैव ऑक्सीजन मांग बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD जल प्रदूषण मापने की मुख्य इकाई है। कार्बनिक एवं अकार्बनिक अपशिष्ट अपघटित होने के लिए जल निकायों में घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जिससे जल में घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है। घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा घट जाने से उसकी मांग बढ़ जाती है। BOD का अधिक होना जल के संक्रमित होने को दर्शाता है, अतः ऑक्सीजन की मांग का बढ़ते अपशिष्ट की मात्रा से सीधा संबंध है। इसी मांग को जैव ऑक्सीजन मांग BOD कहते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है? नहीं। जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहां के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है? नहीं। भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है? नहीं। भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है, बिल्कुल सही, करेक्ट है। विकल्प डी इसका सही आंसर है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार लोकसभा सदस्य के निर्वाचन के लिए
नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए किसी नागरिक को राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के उस निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए, अर्थात उस क्षेत्र की मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज होना चाहिए। वर्ष 2003 में सरकार द्वारा राज्यसभा के निर्वाचन के लिए ऐसी बाध्यता को समाप्त कर दिया गया था। बिल्कुल सही है नहीं? तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास जल्दी लेकर आएंगे। ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इससे पहली क्लासें आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सिविल सर्विस की प्लेलिस्ट बनी हुई है। और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही।